तो देखो बेटा, हम अभी हम लोगों ने कहा था ना कि हम लोगों ने जैसे बहुत सारे आप लोग से फीडबैक भी लिए थे, बहुत सारे आप लोगों को लग भी रहा होगा कि यार सर बार बार फोन करके पूछ रहे हैं, सब मैम डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत रिविजन्स भी करना रहता है। आप लोगों से बहुत सारा हम लोग सब ने, आई थिंक सारे टीचर्स ने कहीं ना कोई से कांटेक्ट किया ही हुआ है सबसे बात हुई हुई है। तो हम लोगों ने अब ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब जब रिवीजन करना है, कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ रहे हो, उसके बाद करंट पढ़ोगे, फिर उसके बाद मानते हैं कि आप बोलते हो सर कि बहुत बच्चों को मैंने यहाँ वेव्स भी पढ़ाया था जिन्होंने ड्रॉपर्स थे। आई थिंक उस समय बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में गए हुए थे, अपने स्कूल एग्जामिनेशन में, उस टाइम पे वेव्स भी पढ़ाया गया था। तो अब बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर मैंने वेव्स तो भूल गया, फिर से तो फिर से भूल गए, तो फिर से पढ़ाएं क्या? और फिर से पढ़ा दिए तो कौन सी गारंटी कि फिर से भूल ना जाओ? तो अब हमारी पास स्ट्रैटेजी साफ है। भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है ब्रेन का, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजी को वैसे बनाए कि तुरंत याद आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी आपसे क्या है कि अब जब भी आप कोई चैप्टर उठाओ के ग्रेविटेशन अगर मैं आप भूल गए हो, तो ग्रेविटेशन के थ्योरीज को नहीं पढ़ोगे। अब थ्योरीज वाले टाइम चले गए। अब आपको ग्रेविटेशन भूल गए तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट करोगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब रिविजन्स हमारा वैसा होगा, सारे अब हम वैसे ही किया करेंगे, क्वेश्चंस को भी अब वैसे करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम बेसिक फंडामेंटल को प्रूफ करके साथ नहीं जाएंगे। अब मैं कुछ बोल दूंगा चीजों को तो आपको माननी पड़ेगी और उसको अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। इससे हम एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप ये बोलोगे कि सर फिजिक्स तो पढ़ाई हो नहीं रही है, इसमें रटने में क्या है, रटना है तो इससे अच्छा मैं आर्ट्स लेती, वहां भी रटना है, यहाँ पे भी ऐसे हो जा रहा है। तो इन चीजों में घबराना नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे ये थोड़ा प्रूफ चाहिए समझने के लिए, तो वो एक सेपरेट क्लास में आके पूछ सकता है मेरे से। नहीं तो अभी जितना भी होगा हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे सीधे क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। इससे क्या होगा, हम फास्टली बहुत चीजों को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो याद रखिएगा, अब नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे। इससे घबरा के भाग मत जाना, इससे बहुत टेस्ट आने हैं। क्या अगर मैं आप और मान लो कि अभी से आप जो टाइम मानते हो T1 टाइम, टाइम मानता हूं, जिस दिन आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन होता है उस दिन मानते हैं T2। क्या आप इससे नंबर, आप इसको चेंज कर सकते हो क्या? इसको तो चेंज नहीं कर सकते हो ना, वो तो आपको डिसाइड होके आएगी कि आपको 15 अगस्त, 15 15 ऑफ अप्रैल को आपका पेपर है 2023 में। आपको ये डेट आ गया, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी हम लोग अगर मान लेते हैं कि अब यहाँ पे हम टेस्ट डाल रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि अब सर नहीं छोड़ देते हैं, सर डर लग रहा है, सर मैंने पूरा पढ़ाई नहीं किया था, सर मैंने ये चीज नहीं किया था, वो उसका रिविजन किया नहीं हुआ हूं। मत करना आप ऐसा। बैठो, एग्जामिनेशन में एक बहुत कॉमन बिहेवियर है ब्रेन का, डरोगे। तो डरोगे तो उस चीजों को क्या करना है, अवॉइड करने के लिए क्या करना है? एक ही चीज है, जिससे कहते हैं ना, जिससे ज्यादा डर लगता है ना उसके साथ खुल के आ जाओ और ऐसा कह दो कि आर या पार की बात हो जाएगी। उससे डर खत्म हो जाएगा। एग्जामिनेशन के साथ खुल के आ जाओ आप। ज्यादा से ज्यादा कम मार्क्स आएंगे ना, डरूंगा तो अब नहीं। ये टेम्परामेंट धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 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 देखो धीरे धीरे। और एक दिन एक ये टेम्परामेंट इसके साथ मैच हो जाएगा। तो अब टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। कोई ये नहीं कहना कि सर सैटरडे को मेरा तो पढ़ाई हो नहीं पाया था, ये चीजें हो नहीं पाई थी। ठीक है बच्चों। एक सेकंड बच्चों।
सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये बात समझ गए हैं आप लोग। अब इससे भागना नहीं, और हमारा पढ़ाने का तरीका अब चेंज हो जाएगा। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शंस में नहीं जाएंगे। आपको अच्छा लगता था थ्योरेटिकल पढ़ने में, सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है चीजें, अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो अगर करंट पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं आपको आज स्टार्ट करूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो आज मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप एक यही पढ़ोगे ना, देखो इसको सोल्यूशन के साथ पूरा अगर मैं पढ़ाने जाता हूँ प्रूफ के साथ, आपको पूरा चीज समझ में आएगा आज, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम होगा वो आज देखना। और इसके अपोजिट वाला हम स्ट्रैटेजी अब से अप्लाई करेंगे, सीधे आपको मैं बता दिया करूंगा फॉर्मूला। मैं आपको बोलूंगा कि वीडी आपको ये रट लेना है, देखो यही चीज आएगी। आपको ये बता दिया आज, 2 क्वेश्चंस लगवा दिए, समझ में आ जाएगा। इसको प्रूफ करने जाएंगे, देखो कितना टाइम लगता है चीजों का, ठीक है। तो हम अब कॉन्सेप्ट बेस पे काम करेंगे। हालांकि आज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ट्रांजिशन धीरे धीरे स्मूथली बनाएंगे, कि एक आपको ऐसा ना लगे। इसमें क्या होगा कि हो सकता है 3 दिन में 4 दिन में करंट हम कंप्लीट कर दें, क्वेश्चंस के थ्रू जा रहे हैं, हर चीज अब क्वेश्चंस के थ्रू। आप भी रिवीजन करने जाओगे, ग्रेविटेशन का कोई बुक नहीं खोलोगे, किसी एनसीईआरटी का कोई बुक, म्यूट कर लो दिव्या बेटा। तो ग्रेविटेशन का वैसे थ्योरेटिकल पढ़ने नहीं जाने, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना, जो नहीं आ रहा है सर से फोन करके पूछना, ठीक है। और हमने एक प्लानर के वे में आपको समझा रहे हैं, प्लानर बनाते जाएंगे। आपको अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हुआ है, आपको कैपेसिटर खत्म हुआ है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपको मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके नहीं बोलेंगे कि पूरा कंप्लीट करके जाना। क्यों पूछ सकते हो, क्यों सर बोल रहे हैं कि पूरा कंप्लीट करके मत जाना, ये तो गलत बात बोल रहे हो सर। क्योंकि हम स्ट्रैटेजी अब हम एग्जामिनेशन के थ्रू बनाएंगे, हमें नीट निकालना है, हमें उस कॉलेज में जाना है बस। और मेरा जिद तो जिद है, बस आपको ऐसे सोचना है। स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं उसके लिए क्या बंद करना है, और ये एक दिन की स्ट्रैटेजी नहीं है। बड़े बड़े जो रैंकर्स लाते हैं वही ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। जितने भी आईआईटीज एनआईटीज में जाते हैं, वो बहुत रेयर फ्रैक्शन होंगे जो सब कुछ प्रूफ करके जाते हैं और समझ के जाते हैं, या उसकी कोशिश करते, तब जाके उनको रैंक मिलता है। बहुत कम फ्रैक्शन होंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन होंगे ना, जो आप जिसको देखते हैं AIR1 AIR2, इतने तो आ रहे हैं AIR1 AIR2। क्या कभी देखा AIR1 को कि कोई साइंटिस्ट नंबर 1 साइंटिस्ट बना हुआ है? किसी को देखा है? ये स्ट्रैटेजी है, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी है। जितना आप रिपीट करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, क्यों आपके बोर्ड्स में आते हैं 98%? क्योंकि आप एक क्वेश्चन को 10 बार करते हो। तो पूरा सिलेबस नहीं करने के पीछे कारण भी है कि उसी को रिपीट करेंगे। और इससे क्या बेनिफिट होगा भैया, आप 60% ले आओ, 50% ले आओ, आप एक सिक्योर सीट कर लोगे। तो आप पूरे के भरोसे जाओगे, उससे अच्छा है कि हम छोटे से फ्रैक्शन पे ही काम करके खत्म करते हैं। और उसमें से अगर मान लेते 60% 50% हमने जो कवर किया हुआ था उसमें से क्वेश्चंस आए, मानते हैं 40% ऐसा आएंगे, या तो उसमें कोशिश करेंगे, ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि लगाएंगे ही नहीं, कोशिश करेंगे, कोई ना कोई आसान सा कॉन्सेप्ट होगा, सॉल्व करके बना देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि हाँ मैं 50% के एबव तो ले आ रहा हूं, तो कम से कम सीट तो मिल जाएगी मुझे, ठीक है। और इसमें ये मत सोचना है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी अब अपनाई जाती है, सारे कोचिंग्स और सब स्कूल में यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। एग्जामिनेशन को कैसे कंप्लीट करे, नॉलेज होते हुए भी आप बहुत बच्चों को देखेंगे कि बहुत अच्छा जानता है लेकिन नंबर स्कोर नहीं कर पाता है। इट्स सिंपली बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? यस ये धीरे धीरे करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें नंबर लाना है। देखो आज हम स्टार्ट करते, देखो आज आपके पुराने वाले मेथड से करते, ठीक है। आज पुराने वाले मेथड से करते हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम अब क्या करते हैं कि हम खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो पढ़ते हैं, खास तौर से वेरी स्पेसिफिक, अभी के लिए मैं बोल देता हूं, ये पूरा नाम नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगर बोलूं तो ये पूरा नाम नहीं है इस चैप्टर का। करंट इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर्स, इसका पूरा नाम है। क्यों? क्योंकि सर अभी बहुत सारे आएंगे सेमीकंडक्टर, उसके मॉडल नहीं देंगे हम, सिर्फ अभी कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा नाम है इसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर, उसके बारे में पढ़ना है। तो कंडक्टर के बारे में पढ़ना है तो इसका एक मॉडल देंगे, कि मानेंगे कि कंडक्टर के अंदर पहली बात कि कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर सोचेंगे। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो फ्लो होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं किसी सर्टेन पोजीशन से, उसको कहते हैं फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एटम का अगर आप देखते हैं मॉडल, तो एटम के एक न्यूक्लियस को एक छोटे से स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं, एक डॉटेड सर्कल बना रहे। ये क्या होता है? शेल होता है। पहला वाला हो गया के, दूसरा वाला एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे चलता जाएगा। ये इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो आउटर मोस्ट में होंगे वो क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या करते? यही पार्टिसिपेट करते, यही वो पीले कलर से देख रहे हो कि वो किसी एक एटम के साथ नहीं जुड़े हुए। ये वाला देखो यहां पे भी घुर के जा रहा है, ये भी यहां पे भी जा रहा है, सब जगह मजे ले रहा है यहाँ पे। और इस रेड वाले को क्या कहते हैं? कर्नल। ये किसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है रेसिस्टेंस बताने के लिए, कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ये नहीं रहता तो आराम से इधर से उधर चला जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? आप देखो, इसको यहां से यहां चला जाता आराम से, लेकिन ये ऐसे चला, ऐसे नहीं जा पा। ऐसे अगर जाना रहता, अगर मान लो ये टकराया, ऐसे गया, तो देखो ऐसे चला जाता अपना, ऐसे चला जाता, लेकिन नहीं गया। इसको फिर यहां से टकरा के फिर वापस यहां चला आया, फिर हो सकता है फिर ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे टकरा के फिर ऐसे, इसको जाना यहाँ पे, अब यहां से गया, फिर टकराया, फिर यहां टकराया, फिर जाके देखो अब यहां आया। तो इन लोग का लाल वाला का काम क्या है? इधर उधर घुमाते रहो। ये बात समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये मॉडल है किसका? कंडक्टर का। और येलो कलर का जो देख रहे हैं वो एक प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी एक एटम या कर्नल से एसोसिएटेड नहीं। कर्नल जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें ऐसे कह रहा हूं, ये एटम आपने बनाया, तो उस दिन जैसे आपने पढ़ रहे थे कॉपर, कॉपर का क्या था ये, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है? 3s, ये सॉरी 3d10 आई थिंक ऐसे था ना, और 4s1 आता है ना इसका। Yes, sir. तो यहाँ पे ये 4s वाला, ये फोर्थ वाला है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये येलो कलर का घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस, ये क्या बन रहा है? कर्नल बन रहा है। इसको कर्नल क्यों बोल रहे हैं, कैटायन क्यों नहीं बोल दे रहे? क्योंकि ओवरऑल ये अभी भी न्यूट्रल है। ऐसा कैसे सर? क्योंकि अभी इसका जो ये इलेक्ट्रॉन था वो यहां चला गया, तो कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आके किसके पास रुका हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक के साथ फिक्स नहीं है, सबके साथ जाके टकरा रहा है। और इसी मॉडल को फिर क्या कहते हैं? हम गैसियस थ्योरी के साथ भी कंपेयर करते हैं, कि मान लो कि ये गैस मॉलिक्यूल क्या है, और ये क्या, एक पूरा कंडक्टर क्या है, कंटेनर की तरह है। तो इसकी स्पीड जब हम कहेंगे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल, तो कैसे सोचेंगे? तो VRMS की तरह सोचेंगे, RMS, VRMS। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो हम दूसरा डेफिनेशन आज डालते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है? पहली बात ये तो हमें समझ में आ गया, और देखो सब अपने अपने जगह रैंडमली मूव कर रहे हैं। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो हो रहा है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है? इसकी 0 है। क्यों सर? देखो ये वाला v इधर बन रहा है, वेलोसिटी का समेशन है, ये सब वेलोसिटी का समेशन है, वेलोसिटी का समेशन है।
तो इसका अर्थ है सर देखो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर देखो सर, और इधर वाला कोई एक एक्स्ट्रा वेक्टर देखो सर। देखो दो वेक्टर को हमने इस साइड ले लिया, कोई ना कोई दो वेक्टर होगा जो उस साइड होगा, सबको कैंसल आउट हो रहा होगा। कोई एक इधर है तो कोई एक इधर है, तो कोई एक इधर बन रहा है तो कोई एक ऐसे बन रहा है, सब देखोगे ओवरऑल कैंसल आउट हो रहा होगा। समझ रहे हो? सिस्टम में ओवरऑल वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। समझ में आ गया? जबकि एक मॉलिक्यूल की अच्छी खासी स्पीड है, सॉरी मॉलिक्यूल एक फ्री इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी स्पीड है, वेलोसिटी है, लेकिन ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। ये सब जब पूरे के लिए देखते हैं तो ठीक है। अब देखो हम रखने जा रहे हैं करंट का डेफिनेशन। आप जानते हो इस कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हम इसको क्या करते हैं, एक सर्किट ले क्लोज, इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और इसको क्या करते हैं, बैटरी के अक्रॉस यहां से एक स्विच बनाते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इस स्विच को क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। इससे क्या होती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो करंट को मेजर कैसे करेंगे सर? ये कंडक्टर है, किधर से करंट फ्लो हो रहा है सर? ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके करंट के परपेंडिकुलर एक क्रॉस सेक्शनल लेते हैं, जैसे कि ये लिया है। इससे देखते हैं कि नेट करंट कितना पास हो रहा है, नेट चार्ज कितना, सॉरी नेट चार्ज कितना पास हो रहा है, नेट चार्ज कितना पास हो रहा है। अगर अभी मान लेते हैं कि बैटरी नहीं लगाई हुई है और ये न्यूट्रल है, तो क्या लगता है कितना हो रहा होगा नेट चार्ज पास? देख के बताओ। ये देखो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो नेट चार्ज कितना पास हो रहा होगा? अगर देखो आपको मैं रिवाइज करवाऊं गॉसियन वो वाला कॉन्सेप्ट से, कि फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, अगर मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है, एक क्यूब लिया, क्यूब एक कैसा है, उसका अपना सरफेस है, क्यूब का सरफेस एक क्लोज सरफेस है। क्योंकि क्लोज सरफेस क्यों कहते हैं, ये रीजन को दो भाग में बांट देता है, एक रीजन इनसाइड द क्यूब और एक रीजन आउटसाइड द क्यूब। तो ये इसका सरफेस क्या कर रहा है, इनर सरफेस को सराउंडिंग से अलग कर दे रहा है। अब मैं क्या कहता हूं कि जिसको मैं कहता हूं जो फ्लक्स इस सरफेस को छोड़ के निकल रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस को छोड़ के निकल रहे हैं, एग्जिटिंग वाला है, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। जो इंटर कर रहे हैं, निगेटिव। तो नेट फ्लक्स क्या होता है, इन दोनों का समेशन होता है कि नहीं? यस सर। तो अब मैं बोलूं तो दोनों का समेशन तो क्या हो रहा है, हो सकता है कि अगर जितने जा रहे हो उतने निकल रहे हो तो जीरो कहते हैं कि नहीं? तो यहां पे अगर नेट चार्ज कहूं तो देखो जितने इस एरिया इधर जा रहे हैं वो कुछ इधर भी आ रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से नेट कुछ पास नहीं होता है जब बैटरी ना लगी हो। तो उस समय क्या कहते हैं कि नेट चार्ज तो कुछ पास नहीं हुआ, यानी डीक्यू कुछ हुआ नहीं, डीक्यू कुछ हुआ नहीं एक छोटे से डिफरेंशियल टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से, तो इसको कहेंगे करंट जीरो। ठीक है, और दिख भी रहा है, देखो इधर आपको क्या देख रहा है, येलो बॉल इधर से उधर जाते हुए, राइट? आपको तो येलो बॉल दिख रहे होंगे, तो आप इसको बोलोगे चार्ज के टर्म में कैसे करें, तो कितने नंबर ऑफ येलो बॉल है जो इधर गए, तो n1 टाइम्स चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन ई। तो नेट चार्ज इधर इतना गया, इधर कितना गया सर, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो n2 इधर गए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई से, तो नेट चार्ज कितना हुआ इस क्रॉस सेक्शन से, ऐसे कहोगे n1e माइनस n2e। और ये लगभग लगभग जीरो के पास आ जाते हैं, क्योंकि n1 n2 अगर आप बहुत बड़ा नंबर लेते हो, यानी कंडक्टर का बहुत ऐसा बड़ा सैंपल लेते हो, हालांकि वो बड़ा सैंपल होता भी है, आप 1 ग्राम वाटर में एक छोटा सा ड्रॉप भी होगा ना, उसके अंदर बहुत मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इस बात को रखेंगे, अगर रखेंगे तो देखो यही चीजें होती है, करंट जब बढ़ना होता है
अब देखो यही हमने डेफिनेशन रखा है भैया कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। याद रखिएगा क्रॉस सेक्शनल वर्ड हमेशा इसमें आएगा। इसका पता है पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ऐसे बहुत डीप मीनिंग होता है इसमें, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। कि फ्लक्स के साथ आप बोलिएगा ना, फ्लक्स जैसे एक वर्ड है, तो फ्लक्स एक वर्ड है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे बोल सकते हैं सर? गारंटी के साथ स्केलर क्वांटिटी है कैसे? ये ई डॉट डी एस इसका डेफिनेशन है सर। ई डॉट डी एस इंटीग्रेट इसका डॉट, इसका इंटीग्रेशन एक डेफिनेशन है फ्लक्स का। तो सर डॉट प्रोडक्ट इसी के लिए कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। यानी ऐसे प्रोडक्ट, दो वेक्टर के ऐसे प्रोडक्ट जिसके रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो इस टाइप में चीजों में हमेशा याद रखिएगा, जो प्लस और माइनस वहां पे यहां पे आ सकता है। यहां पे जब प्लस और माइनस आता है वो डायरेक्शन नहीं बताता है। जैसे आप मैं बोलूं -2 न्यूटन लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये डायरेक्शन बता रहा है -2 मैग्नीट्यूड का। आपने जो एक डायरेक्शन लिया है जिसको पॉजिटिव कहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है। इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि प्लस अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर फ्लक्स का आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि ये सरफेस से जो हो रहा है वो सारे बाहर निकल रहे हैं सर। माइनस हो रहा है तो सर अंदर आ रहा है, फील्ड अंदर आ रहा है सर। देखो तो तभी तो बोलते हो, देखो यहाँ पे सब अंदर आ रहा है। अंदर कब आता है? जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा तभी तो उसमें जाके टर्मिनेट होगा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? निगेटिव चार्ज में ही सब चीज जाके टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करती हैं, निगेटिव में जाके टर्मिनेट करती हैं। याद है कि नहीं? यस सर। तो निगेटिव चार्ज है तो ये देखो यहाँ पे क्यू एप्सिलॉन नॉट अगर लगाते हो फॉर्मूला, क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या कहता है? नेट फ्लक्स। तो इससे मानते हैं नेट फ्लक्स यहाँ पे सब कुछ एंटर कर रहा है, सब घुस रहा है, फील्ड लाइन सब घुस रही है अंदर में। तो इसको मैंने बोला निगेटिव होता है, उसके कारण से मैं जान रहा हूँ कि ये इसको निगेटिव कहते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ क्यों कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्यू इंक्लोज आपके अर्थ ये अंदर आ रहा है, तो यानी निगेटिव चार्ज पड़ा होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी निगेटिव टाइम समथिंग एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक निगेटिव वैल्यू होगा। तो ये यहाँ पे अर्थ हो रहा है कि फ्लक्स निगेटिव, इसका अर्थ क्या है? फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर जा रही है। इन सभी चीजों में हमेशा एक ऐसा चीज रहेगा जो कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा वो प्रेजेंट रहता है। जैसे इसमें गॉसियन सरफेस एक हमेशा नाम रहेगा, थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ऐसा कहेंगे, फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ऐसे आता है क्वेश्चन। और ये जो सरफेस और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू क्रॉस सेक्शनल, ये जो होता है ना, ये हेल्प करता है चीजों को प्लस और माइनस देने में। क्योंकि है तो ये स्केलर क्वांटिटी, करंट भी स्केलर क्वांटिटी, तो प्लस और माइनस यहां पे अगर कुछ रख रहे हैं तो कुछ सेंस बनाना पड़ेगा हमें। तो इसके प्लस और माइनस साइन हेल्प करने के लिए हमेशा ये काम आता है। ठीक है, गॉसियन सरफेस ऐसे नाम आएंगे तो देखना, हमेशा ये चीज याद रखना, डेफिनेशन में कभी भी नहीं आएगा, करंट के डेफिनेशन में कभी भी एरिया नहीं आएगा, लेकिन हमेशा ये बोला जाता है कि करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, या मैं यहाँ पे वायर बोलता हूं तो बोलूंगा करंट थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा इंस्टैन्टेनियस करंट, अगर आपके पास आएगा तो ये आएगा। ठीक है, इन चीजों को देखते जाएंगे। एसआई यूनिट करंट का क्या होता है? एम्पियर। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे इससे क्यू क्या हुआ, इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ, जैसे एक ये क्यू 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ, तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसका क्या होगा? 1 एम्पियर, इसका क्या हो गया? करंट हो गया। 1 कूलम अगर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से पास होता है, तो हम इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। समझ में आ गया? एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। इसका अर्थ होता है कूलम पर सेकेंड, सेकेंड को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई?
Yes, sir. Yes, sir. और ये चीज स्केलर क्वांटिटी। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए। आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, आराम से कीजिए। और आंसर बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है? सारे लोग ट्राई कीजिए इसको। मैं पहले बता दे रहा हूँ बोल क्या रहा है। अब फ्लो ऑफ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शन, एक कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है, इससे 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। कितने टाइम में? पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पास हो जा रहे हैं। तो कितना करंट बह रहा होगा इस एरिया से? कितना कह सकते कि इस करंट कितना बह रहा होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से? सब लोग ट्राई कीजिएगा। याद रखिए, जितना कोशिश, गलत होगा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह मैं यहाँ बैठ के करेक्ट करूंगा। ट्राई कीजिए बस आप, मैं यही चाहता हूं। चलो अंचल ने मारा डी, अच्छी बात है, सब लोग ट्राई करेंगे। बी, किसी ने बोला, सिमरन बेटा ने बोला बी, किसी ने बोला डी। किरण बेटा भी बी बोल रही है। अनीशा बेटा ए। सी को क्यों छोड़ दिए यार? सी को भी तो ले लो। चलो मैं मार देता हूँ सी, देखता हूँ, मेरा आंसर तो सी है। कोई बात नहीं, आपको 1-2 मिनट लेना है, लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। हेमराज बेटा, राबिया बेटा, तनिषा बेटा ने ए मारा है, लगातार 3 आंसर आते हुए। क्या ये सच आंसर है? दिव्या बेटा ने भी बोल दिया ए। अंजलि बेटा ने बोला नहीं दिव्या, आंसर डी होना चाहिए। फिर मीनाक्षी ने उनको समझाने की कोशिश किया कि सर के साथ जाओ, सी मार दो। फिर पल्लवी बेटा नहीं नहीं सर, हम क्लास के टेम्परामेंट के साथ जाएंगे, क्लास बोल रही है ए। ये तो पूरा हिल गया है, फिर क्या करे, ए बी सी डी सब आ गए। बहुत अच्छा ट्राई किया आप लोगों ने, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, इस चीज के लिए मैं क्लैप करता हूँ। ठीक है, आप सब लोगों ने ट्राई किया। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपने क्या बोला, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कितने उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहे हैं, मुझे नहीं मतलब है। आई का जब हम आपने डेफिनेशन पूछा है कि आई थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ऑन एवरेज अगर मैं मुझे बोलूं कि एवरेज करंट निकालना है, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा उसको डीक्यू बोलूंगा, और टाइम कितना लगा होगा उसको डीटी बोलूंगा। तो 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो हुए हैं, तो यानी 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो इतने चार्ज फ्लो हुए होंगे कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो ये हो गया मेरा करंट।
और यहाँ देखिए कूलम है और ये सेकंड है, ये कूलम और सेकंड, कूलम पर सेकंड क्या बन जाएगा, एम्पियर बन जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है, -12 होगा ना, -12 12 और 7 8 20, हाँ सही। तो आंसर क्या आ रहा है, ये आ गया। क्या आपका आंसर आया था, नहीं आया सर, किसी किसी का तो आ गया था, मेरा नहीं आया सर। अरे कोई बात नहीं, सबने अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और मेरा तो आंसर मैच करता ही नहीं है, पता नहीं, मुझे नीट निकालना ही नहीं है, मैं तो एकदम पढ़ाई अच्छे से ढंग से करता ही नहीं। मैंने तो सी मार दिया था, कमजोर हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा मैं भी, ठीक है। तो देखिए यही बात है, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सेम काम किया हमने। ये बात सबको स्टेप समझ में आ गई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसका आंसर आ Yes, गया sir. ए। चलो बेटा, अब देखो दूसरी बात है करंट के बेसिस, कि करंट हमने बना दिया है। बैटरी का ये जो टर्मिनल होता है, जो आप घर में से जो सेल लाते हो या बैटरी लेके आते हो, इसमें देखना ये निकला रहता है, और एक होता है प्लेन ऐसा पीछा, इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। कहने के लिए आप कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, लेकिन हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल का अर्थ ये नहीं होता कि यहाँ पे प्रोटॉन रखे रहते हैं या कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव का अर्थ होता है जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को तो ऐसे दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे और निगेटिव टर्मिनल को ऐसे। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो होता है अ टर्मिनल विच इज एट हायर पोटेंशियल, तो HL याद रखिएगा। और छोटे वाले से दिखाते हैं उसको लोअर पोटेंशियल, सॉरी HP, और ये क्या है LP, लोअर पोटेंशियल छोटा वाला। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है, नेचुरल फ्लो क्या है, अगर आप उसको होल्ड करके नहीं रखोगे तो वो किसी दूसरे के फील्ड में होगा, तो वो कैसा मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखो इस सेंस को समझो, एक पॉजिटिव, एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसको सोर्स चार्ज कह सकते हैं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया। एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं स्मॉल q का, इससे छोटा सा, इसको Q0 कहते हैं, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सबको मालूम है। अब मैंने लाके यहाँ पे रखा हुआ था, अभी तक होल्ड किया हुआ था, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगा कैपिटल Q के कारण। कैपिटल Q का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो क्या होगी, KQ/R² होगी। उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, ये ऐसा रहेगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। इस कैपिटल Q चार्ज के कारण ये R डिस्टेंस पे है, सेपरेशन इसका R इतना है इनके बीच में, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट P पे न, ये अभी उसी पॉइंट P पे हमने क्या रखा है, Q0 को होल्ड करके रखा है। मैं अभी, आप उस Q0 के कारण इस बताइए, अभी वो Q0 को भूल जाइए, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल Q के कारण क्या हो रही होगी, तो ये आ रही होगी कि नहीं, Yes, sir. E at P ड्यू टू ये चार्ज कैपिटल Q चार्ज के कारण। AD इसका कैसे प्रोनाउंस करते हैं, AD एट ड्यू टू, पहले वाले को कहेंगे एट P ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, ऐसे रीड करते हैं, याद है ना। और ये क्या हो, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव है, निगेटिव होती तो माइनस आ जाता है, रेडियली इनवर्ड तो ऐसा दिखता, ठीक है। तो ये छोड़िए, अभी पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी कैसा, ये तो E हुआ। फोर्स को मैंने क्या कहा था, फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स E होता है कि नहीं, तो यही देखिए भैया, आप E रखिए KQ/R², और ये स्मॉल q रख दीजिए, ये R वेक्टर। ये देखिए क्या ये कूलम्स लॉ बन गया कि नहीं, कूलम्स लॉ है कि नहीं ये टाइप से। Yes, sir. तो ठीक है, तो ये बात है, तो अब देखिए यानी एक टाइप से ये फोर्स हमेशा कैसा महसूस कर रही होगी, इस तरफ से ये फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
ई लिखते हैं। आपको अगर इस पॉइंट पी पे अगर होल्ड करना है तो इस क्यू नॉट पे अगर हम लगाते हैं, क्यू नॉट के लिए लगाते हैं 4 क्यू नॉट, अगर जो कि अभी पी पॉइंट पे अभी रखा हुआ है, तो उस कारण से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी एफ की। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, नॉट एफ इज इक्वल टू एम ए। ये मत सोचिएगा एफ इज इक्वल टू एम ए मत लिख के आइएगा, सोचिएगा ये गलत स्टेटमेंट है एक प्रकार से। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए क्या? अभी अब मान लीजिए कि अगर इसको होल्ड करके रखें तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 होगा कि नहीं? एक्सेलरेशन भी 0 है, एक्चुअली में वेलोसिटी भी 0 है, दोनों 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 होती यानी एफ नेट इस पे क्या हो रहा है? 0। अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर एफ नेट 0 होना चाहिए। आपके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है, ये तो आप नहीं रख सकते भाई। सोर्स चार्ज इस सोर्स चार्ज के फील्ड में रखा है, ये तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगा के होल्ड करना पड़ेगा। तो आपने इसको लगा के रखा है, लेकिन आपने जैसे ही इसको, तब वो 0 पे रहता है, जैसे ही इसको हटा दिया क्या करेगा? ये बाहर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा कि नहीं? टेस्ट चार्ज कर देगा। ये एनालिसिस फोर्स का एनालिसिस। अब मैं इसको उल्टा ढंग से समझाता हूं। इस पॉइंट पे पी पे क्या है? पी पे अगर मैं पोटेंशियल बताऊं तो वी एट पी क्या लिखोगे? वी एट पी क्या लिखोगे? के क्यू बाई आर लिखोगे कि नहीं? अब मान लो कि इसको अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये बहते 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 इंफिनाइट की ओर चला जाएगा कि नहीं? तो मान लेते हैं बहुत समय बाद ये इंफिनाइट पे पहुंच गया। इंफिनाइट पे वेलोसिटी पोटेंशियल क्या मानते हैं? वी एट इंफिनाइट क्या मानते हैं? 0 मानते हैं कि नहीं? यस सर। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल पी पे था सर के क्यू बाई आर, कोई वैल्यू होगी और पॉजिटिव नंबर होगा सर। के भी पॉजिटिव, ये क्यू भी पॉजिटिव चार्ज है, आर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, इनके बीच में सेपरेशन। तो ये समथिंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ 0 कहाँ फ्लो हो रहा है? हाई से लो की ओर हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो आज से हम इस बेसिस पे समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है। ठीक है, ये बात सही है इंटरप्रिटेशन रखने के लिए कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा जब एक रखते हैं उस कारण से एक अपना फील्ड क्रिएट करता है। जब कोई उसके फील्ड के अंदर कोई दूसरे चार्ज को लाते हैं जिसको जनरली टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो क्या करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर उस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर सकता है तो वो फील्ड के डायरेक्शन में सिलेक्ट करते हुए चला जाएगा बाहर की ओर। ये एक फोर्स का एनालिसिस हुआ। दूसरा एनालिसिस, क्योंकि ये पोटेंशियल ये सोर्स चार्ज है, ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है तो इसके पास ऑप्शन माइंड में ऐसे ही आता है कि मैं हाई पोटेंशियल पे हूं, मैं अपना पोटेंशियल धीरे धीरे लो करता जाता हूं। तो हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। अब आपके अंदर ये भी शंका आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे है सर? ऐसे आप बोल दिए सर, मैं निगेटिव चार्ज लेता हूं एज अ सोर्स चार्ज को मैं निगेटिव चार्ज ले सकता हूं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यू नॉट। अब देखो फोर्स कैसा लग रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स इधर की ओर। ठीक है, अब देखो Yes, sir. यहाँ पे अब सेम एनालिसिस करो। क्या पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है सर? ये एनालिसिस करते हैं। अब इनका फोर्स अगर आप इसको बैलेंस नहीं करते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स से तो ये इसके तरफ मूव करने लगेगा। अगर इसका लिखूं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? के माइनस क्यू बाई आर लिखूंगा कि नहीं? यस सर। तो पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू बाई आर। अब आर आ रहा है तो देखो सर, अब ये बोल रहा है कि इधर की ओर मूव कर रहा है और ये है निगेटिव वैल्यू, तो कैसे कहेंगे कि यहाँ इधर की ओर घट रहा होगा? अरे भैया घट रहा होगा। इनफिनाइट पे पोटेंशियल की हर चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इनफिनाइट पे पोटेंशियल क्या मानते हैं? 0। वी एट इंफिनिटी क्या मानते हैं? 0 मानते हैं ना? यस सर। तो जब यहाँ पे 0 मान रहे हैं, यहाँ निगेटिव है, तो क्या 0 इज ग्रेटर देन निगेटिव है कि नहीं होता है? यस सर।
तो यानी अगर मैंने मान लो कि इन्फिनाइट पे अगर छोड़ा होता, इन्फिनाइट के जस्ट थोड़ा सा अंदर छोड़ा होता, तो क्या करता, धीरे धीरे मूव करके यहाँ अंदर आने की कोशिश करता, अंदर आते जाता, अंदर आते जाता, अंदर आते जाता। क्यों अंदर आते जाता? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, सिर्फ फोर्स गारंटी में क्या हो, फील्ड के कारण सोर्स चार्ज सिर्फ फोर्स लगा रहा हो, तो वो क्या करेगा, हमेशा हाई से लो की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो निगेटिव सोर्स चार्ज हो, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। बस इसकी गारंटी हो, टेस्ट चार्ज, अभी तुम टेस्ट चार्ज बोल रहे हो, तो टेस्ट चार्ज में गारंटी है कि वो पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमेशा क्या करता है, हाई से लो की ओर मूव करता है, चाहे कैसा भी सोर्स चार्ज हो, कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा। अब यही काम देखो यहां पे रख देते हैं, अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज की जगह एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा सर। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का हमेशा रहता है 4 प्रोटॉन, ये हमेशा हाई से लो की ओर मूव करता है। 4 निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जिसको कह सकते हैं, एक एग्जांपल उसमें ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो लो से हाई की ओर फ्लो करता है। ये बात हमेशा याद रखिए। देख लीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज वाले में, देखिए निगेटिव चार्ज में अगर आप यहाँ पे Q0 अगर की जगह आप रख देते, कोई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्या इन दोनों में रिपल्सन होगा, क्या ये बाहर की ओर भागेगा कि नहीं? तो बाहर की ओर भाग रहा है, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर रीच करने जा रहा है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, ये sir. चीज रहेगा। तो बैटरी क्या करती है कि सर्किट में गारंटी देती है कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बना रहूंगा। तो ये हाइयर पे है और ये लोअर पे है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज यानी करंट क्या है, करंट जो अभी हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट, उसका वो क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी के लिए मैं वहां क्यू बहाता था जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता था, जब कैपेसिटेंस के केस में देखते थे। तो अब देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल है, तो ऐसे ही बहेगा सर, क्योंकि उसको लो पोटेंशियल, हाई से वो लो की ओर जाता है, अंदर में नहीं बहेगा, सर्किट के थ्रू बहना है, तो करंट हमेशा ऐसे बहेगा। समझ में सबको आ गया? Yes, sir. चमक गया सबको? ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आएगा, सब कुछ आते जाएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे। ये देखो, इसको कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कहेंगे निगेटिव टर्मिनल। ये कैपेसिटर की तरह नहीं समझ लीजिए, इसे पॉजिटिव प्लेट पे है। ये क्या है ये बताइए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए हाई पोटेंशियल से है, ये लो पोटेंशियल, तो क्या आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन का धंधा क्या है, लो से हाई की ओर जाता है। आप इसको पता है याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, निगेटिव इंसान सोचता है ना, निगेटिव इंसान सोचता है कि अगर मैं कुछ ना करूं, तो मेरी मतलब कुछ ना करूं, मैं अपना एफर्ट ना डालूं, तो क्या करूंगा, ऐसा सोचता है कि मैं तब भी हाई की ओर रीच कर सकता हूँ, वो सपना देखते रहता है। और पॉजिटिव इंसान हमेशा जानता है कि अगर मैं अपने आप पे वर्क नहीं करते रहूंगा, अपने पे एफर्ट नहीं डालूंगा, तो मैं आज किसी अच्छे पोजीशन पे हूं तो तुरंत लो पोजीशन की ओर बहना स्टार्ट हो जाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन सपनों में रहता है, तो वो हमेशा सोचता है कि अगर मैं कुछ ना भी करूं तब भी मेरा ग्राफ लाइफ का ऐसा चलता जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। लो से आप स्टार्ट करके हाई पे आप पहुंच नहीं सकते हो, ये नेचुरल स्टेट नहीं है। आज आप काम करना छोड़ दो, आपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे, आपके मार्क्स गिरते जाएंगे कि नहीं? तो आपका हमेशा, आप एक पॉजिटिव अगर इंसान हो, तो आप हमेशा, आपको लगेगा कि यार मैं अगर अपने ऊपर रिवीजन नहीं करूंगा, क्वेश्चंस नहीं करूंगा, तो क्या होगा, मैं हाई से लो की ओर जाता जाऊंगा। वही निगेटिव इंसान है, अरे आ जाएगा, मतलब बच्चे ऐसे निगेटिव इंसान नहीं होते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं, अरे आ जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, हम एफर्ट डालेंगे ही नहीं सर। तो वो सपने देखते हैं और सपनों में सोचते हैं कि मैं लो से हाई में चलता जाऊं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? Yes, sir.
तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो नेचुरल फ्लो होता है वो हाई से लो की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऐसा हो रहा है। और ये बात याद रखिएगा, ये हमने पॉजिटिव क्यों माना है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्यों था? क्योंकि उस समय लोगों को लगता नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं मालूम था। जब ये कंडक्शन और सब कुछ हो रहा था, ये तो 1800 समथिंग की स्टोरी है। डाल्टन साहब आए थे, तब जाके उन्होंने बोला कोई एटम बैठा हुआ है। फिर जाके रदरफोर्ड साहब आए, कहे कि उसके बाद थॉमस साहब आए, फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पडिंग मॉडल, इलेक्ट्रॉन पडिंग मॉडल जो उन्होंने दिया था कि एक्चुअली में पूरा तरह से क्या है कि ये ऐसा रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, छोटे छोटे इसकी तरह, वाटरमेलन के बीज की तरह। फिर उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए कि नहीं नहीं नहीं, प्रोटॉन पूरा पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड है, और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा है जो कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर पाथ पे। फिर बोहर साहब आए कि नहीं, सर्कुलर पाथ पे नहीं, एलिप्टिकल पाथ पे। तो ये बाद में ये सब मॉडलिंग हुई है, उससे पहले से पढ़ा जा रहा है करंट। तो उस समय हम लोगों ने समझा था कि ऐसे माना था कि पॉजिटिव चार्ज बहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। अब देखो करंट डेंसिटी जो होता है, इसका भी डेफिनेशन मैं बताता हूँ। ये करंट बाहर है, ये ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट डेंसिटी इसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है करंट थ्रू एरिया। ये कौन सा एरिया लेंगे सर? इस वायर का ये वाला एरिया ले लेंगे क्या? ये सर्कुलर एरिया लेंगे क्या? ऐसा सर्कुलर जो ये जैसे हमने ये बोला, क्या बोलते हैं, ये सिलेंडर समझ लो, ये सिलेंडर। अब सिलेंडर का ये कौन सा सरफेस है? ये कर्व सरफेस है, तो ये एरिया लेंगे क्या? नहीं, जिससे करंट, जहां से हम देख रहे, जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो एक क्रॉस सेक्शनल लेंगे जो कि इस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो करंट यहां से ऐसे फ्लो होते हुए जा रहा है, तो कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे? ये इस टाइप का, इधर एक काटेंगे इसको बीच में, जो कि इस टाइप का दिखेगा ऐसा। इस एरिया से कितना फ्लो हो रहा है वो बोलेंगे, वो एरिया लेंगे, और उसको क्या कह देंगे? उसको जे कहेंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के ऊपर मैंने एरो लगाया है, यानी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आई बाई डी। और इसी को ये डिफरेंशियल फॉर्म में हुआ, इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यही बात है, इसको इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल, सॉरी, जे डॉट डी ए इज इक्वल टू आर। समझ में आ गया? ये अभी अब आपको डेफिनेशन बताया जा रहा हूं, अभी इस पे क्वेश्चंस लगवाऊंगा तो क्लियर होते जाएगा। ये दूसरा डेफिनेशन हुआ आज के। पहला डेफिनेशन क्या है? dq बाई dt थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आई बताएगा। ठीक है, तो ये चीज अभी हम करते जाते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, वो आपका जे है। ठीक है, तो इसको एक बात याद रखिएगा, और इस चीज को ये रख, तो जे एवरेज ये होता है, और ऐसे लिखे तो ये आएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये रहेगा। ये पढ़ लीजिए इसको, अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द करंट पर यूनिट नॉर्मल इनफाइनाइटेसिमल एरिया। मतलब जे आपको बोल रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, तो इस पॉइंट पी पे इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन से जितना करंट पास हो रहा है वो उसका जे कहलाता है। क्योंकि आई करंट तो ये पूरे से क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा होगा, तो ये छोटे से पोर्शन से कितना हो रहा होगा? डी आई। तो ये डी आई
ओवर इस छोटा सा एरिया, डिफरेंशियल एरिया ds, ये आपके पास क्या देगा, J। ठीक है। Yes, sir. और क्योंकि ये ऐसे में हमारे पास कंडक्टर में हर पॉइंट पे J कांस्टेंट रहता है, तो एक प्रकार से सारी जगह पे जितना भी रखिएगा सारा का एरिया धीरे धीरे जुड़ के, और आपके पास I इस थ्रू बड़े वाले एरिया, यानी ये डेल्टा S1 जिसको बोल रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ये जब I आएगा डेल्टा I, ये जो लिखा जाएगा, यानी इस पूरे से क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये क्या है यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल I, ऐसा लिखा हुआ। तो ये हो गया इसका J आ रहा है। ठीक है, अभी बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, सब कुछ दिखेगा चीजों को। और ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है। ये वाला मैं आपको आगे जब क्वेश्चन आएगा उस पर करवाऊंगा, तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली बातें, इसको एक बात समझ, ये वाला क्वेश्चंस में जैसे आज मैं VD को प्रूव करवा दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं प्रूव नहीं करवाने का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। देखो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या, अब देखो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे जाके टकरा के, ऐसे जाके ये टकरा के, फिर यहाँ टकरा रहे, फिर टकरा, ऐसे पाथ है कि नहीं, ए से बी तक अगर जाना है तो ए से और बी तक गए हुए वो, तो क्या ऐसे टकराते हुए, ऐसे टकराते हुए, फिर ऐसे टकराते हुए, फिर ऐसे टकराते हुए, फिर ऐसे टकरा के, फिर उसके बाद ऐसे जाके, फिर उसके बाद ऐसे जाके, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे बी पे पहुंचा, हुआ है कि नहीं ऐसा? यस सर। अब मानते हैं कि यहाँ पे हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन को, सब इलेक्ट्रॉन को नहीं, किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ ith कोई एक इलेक्ट्रॉन चूज किया, उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को चूज किया, उसको कहा ith इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, वो देखा कि किसी एक पॉइंट जिसको बोला A, और वहां से अगर B तक गया तो वो ऐसे रास्ता बनाते हुए गया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं कि देखो, हमने फील्ड जनरेट कर दिया। ये तो अभी था सीन कि जब ये बिना कोलिजन्स के हुआ, मतलब बिना फील्ड के, E एब्सेंट, अभी E एब्सेंट है, यानी E इज इक्वल टू 0 है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अब आता है एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए इसको मैं अभी बताऊंगा, ये वाला डेफिनेशन सब कुछ आएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे, अरे ये अब देखो, हाँ यहाँ अब आता है, ये चीज अभी मैं बताऊंगा, ये चीज अभी रहने दीजिएगा। ठीक है, अब आता है एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो फील्ड लग गया, अब जो पाथ है वो कुछ ऐसा बना, अब वो A से चला था, वो B डैश पे आया। ठीक है, अब हम देखते हैं गेम क्या होता है। होता ये है सर कि यहाँ पे अब E आ गया सर, तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? अगर ये जब टकराएगा, कोलिजन होगा, तो एक इस कारण से क्या होगा, एक मतलब एक प्रकार से कोलिजन के कारण फोर्स लग सकता है। जैसे आप किसी कभी टकरा जाते, कहीं टकरा गए, वॉल से टकरा गए, तो वॉल आप पे फोर्स लगाता है, और आप भी फोर्स वॉल पे लगाते हो। तो वो वाला फोर्स के अलावा एक फोर्स जो हमेशा लगते रहेगा, ये वो फोर्स, कोलिजन का फोर्स क्या होता है, ड्यूरिंग कोलिजन ही सिर्फ काम करता है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, जैसे कहीं कोलिजन देखना, तो ऐसे टकराया, खत्म, पलट गया, उसके बाद खत्म, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो चीज लगती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, तुरंत वो खत्म हो जाती है। कैसे? क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं रहता है उसके बाद। कोई चीज, दो चीज आई, टकराई थोड़े देर के लिए, वो क्या होता है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, यही बॉल रहती है, कुछ ऐसा इसका शेप हो गया, यही बॉल होती है, ऐसा शेप हो गया, फिर कुछ देर के लिए कांटेक्ट में बनी हुई है, फिर क्या हुई, आपस में एक दूसरे को धक्का लगाई और फिर अपना वापस चल दी। तो ये जो इंसिडेंट है ये बहुत छोटे देर के लिए, तो इस फोर्स को अभी हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत छोटे से टाइम के लिए लगा है, इनसिग्निफिकेंट टाइम में। तो किसके कंपेयर ले रहे हैं सर, तो कंपेयर ले रहे हैं कि यहां से पॉइंट ए से मानते हैं कोई दूसरा पॉइंट जहां पे ये दूसरा कोलिजन हुआ, उसको मानते हैं A1 मान, इसको बोलते हैं A0, इसको बोलते हैं A1। तो यहां से यहां तक गई होगी, कुछ टाइम लगा होगा, T टाइम।
अब देखो एक बात, इस पाथ के दौरान क्या इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स एक एक्सपीरियंस कर रहा हो जब ई एग्जिस्ट कर रहा है? तो क्यू इंटू ई एक फोर्स हमेशा वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि नहीं, जब भी वो चल रहा होगा यहां से यहां तक जा रहा होगा तो, क्योंकि वो फील्ड में है। फील्ड में कोई भी चार्ज पॉइंट, ये फील्ड किसका फील्ड है? ये तो हमने बैटरी लगा के फील्ड प्रोड्यूस किया है। आप ये बात रखिए, कंडक्टर के अंदर अगर हम ई प्रोड्यूस करना है तो इसका अर्थ क्या होता है? हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है? बैटरी क्या करती है? इसके अंदर फील्ड जनरेट करती है। समझ में आया? यस सर। तो फील्ड जनरेट करती है तो हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स, ये हमेशा Q इंटू ई एक्सपीरियंस करेगा। एक याद रखिएगा, इसके ऊपर सिर्फ यही एक फोर्स है अभी जब ये रास्ते में चल रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बाकी सब दूसरे एटम जो हैं, आपके माइंड में आ सकता है कि सब दूसरे एटम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे होंगे। नहीं, क्योंकि इतने दूर दूर हैं, इतने दूर दूर हैं कि इसका फोर्स इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सिर्फ एक ये जो एक्सटर्नल फील्ड जो बैटरी के कारण आ रही है, उसके कारण ये फोर्स फील्ड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फोर्स अगर फील्ड कर रहा होगा तो मानते हैं कि यहाँ जीरो से है, तो यहाँ पे हम एक वर्ड लाते हैं यू जीरो। यू जीरो या यू एन बोलते हैं इसको, पढ़ने का समझ तरीका बोलेगा यू एन। इट इज वेलोसिटी just after nth collision। इसको क्या बोला है? UN। ठीक है, अब देखो यहाँ UN क्या होगा। यहाँ पे जो मान लेते हैं इस A पोजीशन से जो चलना स्टार्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं और वो भी वेक्टर फॉर्म में। क्यों भाई? तो जरूरी थोड़ी किसी प्लेन में होगा वो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि वो ऐसा चल रहा हो सकता है कोई ऐसा चल रहा कोई हो सकता है इस प्लेन में चल रहा हो, कोई ऊपर चल रहा हो, कोई इधर भी चल रहा हो, सारी जगह चल सकता है। तो यू वेक्टर, तो यू वेक्टर यहाँ इनिशियल, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट किया था ना, ए से जस्ट स्टार्ट करने वाला, मतलब ए से जस्ट छोड़ने वाला है, एक वजह से छोड़ने वाला है, मतलब यहां से वो चलते हुए आ रहा था, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पहुंचा, हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो ए पे जो वेलोसिटी था उसको बोलेंगे U1। U0 अभी बोलते U0। ये एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड केस का अगर है तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं V इज इक्वल टू U प्लस AT? ये लगा सकता हूं कि नहीं? अगर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि ये है। सर E एक कांस्टेंट है, Q एक कांस्टेंट है, हमने बैटरी लगा दिया, उसके बाद एक E बन रहा होगा, एक कांस्टेंट फील्ड क्रिएट हो रहा है वहां पर। और क्योंकि हर चार्ज के ऊपर E जो होता है, ये Q जो होता है माइनस E होता है, तो वो हमेशा इसका ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा यही चार्ज रहता है। तो ये कांस्टेंट फोर्स का केस है सर। तो कांस्टेंट फोर्स का केस है, तो मैं ये लगा सकता हूं V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर देखिए, आपका एक मैं डाउट समझ रहा हूँ, ये एक लीनियर मोशन वाला नहीं कि लीनियर मोशन है तो मान लेते हैं ये V वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, और एसिलेशन भी इसी डायरेक्शन में, ये देखिए U इधर डायरेक्शन में, एसिलेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जाता है तो V इसका आ जाता है U प्लस AT। अरे भैया, बॉल जब यहाँ से आपने ड्रॉप, यहाँ से ऊपर मान लेते हैं कि यहाँ से आप रखे थे, T इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो ऑब्जर्वेशन, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ U अगर ड्रॉप किया तो U0, यहाँ नीचे नीचे जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। लग रहा है कि नहीं? और यहाँ तक जाता है T इज इक्वल टू समथिंग टाइम T0 तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी पूछा जाता है तो आप यही बोलते हो ना, U प्लस AT, और आप कहते हो U0 है सर। ए वेक्टर सिंबल है सर, ये वेक्टर इक्वेशन है,
तो ए साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो सर जी है, मैग्नीट्यूड है, यानी जी तो एसेलेरेशन, मतलब इसका एसेलेरेशन क्या है, इस पार्टिकल का एसेलेरेशन कैसे लिखेंगे? अरे भैया देखो, आपने एसेलेरेशन लिखना है तो आप हमेशा याद रखिएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। इसके ऊपर एफ एक, इसके ऊपर कौन सा कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का। और कोई फोर्स लग रहा है कि आप जब बॉल ड्रॉप करते हो या किसी पत्थर को छोड़ते हो, एक लगता है जो रेसिस्टेंस फोर्स हवा के कारण लग रहा है। मानते हैं कि वो हवा नहीं, परफेक्ट वैक्यूम में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ फोर्स कौन सा लग रहा है? mg ही तो लग रहा है, और कोई दूसरा फोर्स लग रहा है क्या? तो नेट फोर्स उसके ऊपर mg है, तो दिस इज इक्वल टू ma। तो m से m कैंसिल, तो एक्चुअली एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, g के बराबर। तो फ्री फॉल के केस में एक्सीलरेशन क्या होता है, g के बराबर। और सर डायरेक्शन के साथ है, तो आप नीचे वाले को अगर आप मानते हैं निगेटिव वैल्यू, तो ए जो वेक्टर आएगा उसको लिख सकते हैं g टाइम्स, निगेटिव मान रहे हैं तो -6। या लाइन पे है, लाइन एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, एक को निगेटिव मान लो, जे भी रखने की जरूरत नहीं है। तो -g, तो रख देते हो -g और इंटू टाइम्स टी। तो v जो आएगा, देखिए v जो आएगा एक निगेटिव वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं? टाइम तो हमेशा पॉजिटिव नंबर, g तो पॉजिटिव हो गया 9.8, इसका डायरेक्शन तो आपको लिख दिए बाहर। और ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो देखिए इसी का अर्थ यही तो बोल रहा है कि वी जो आ रहा है जी माइनस टाइम जी टी, यानी देखिए एक मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होगा। समझ में आया? ये लीनियर केस में, लीनियर एसिलेटेड मोशन, 1D एसिलेटेड मोशन। लेकिन यही एक केस नहीं होता। ये देखिए यहां से आपने यू वेलोसिटी दे दी कोई एंगल बनाते हुए, यू वेलोसिटी दे दी कोई, ये आपने सरफेस से फेंका, इस सरफेस से कुछ थीटा बनाते हुए यू दे दी, लेकिन ये क्या, मास हमेशा एक ही फोर्स एग्जिस्ट फील कर रहा है ना, हमेशा एक ही फोर्स फील कर रहा है नीचे की ओर, mg। तो यहाँ पे u के डायरेक्शन या v के डायरेक्शन में हमेशा क्या हो रहा है, f नहीं एक्ट कर रहा है। तो ये कहलाता है 2D मोशन, 2D यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। लेकिन ये भी यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो फोर्स जो लग रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। और अगर यही बात 3D में हो जाए, अगर मान लेते हैं कि अब उस प्लेन में ना देके आपने इधर वेलोसिटी दे दी, कुछ u वेलोसिटी दे दी, तो भी वो एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का ही केस होगा, जिसको कहेंगे पूरा नाम यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन इन 3D। तो उसके लिए ये फॉर्मूला चलता है, ना कि सिर्फ यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन इन 1D के लिए ये फॉर्मूला चलता है, ये यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन इन 2D के लिए भी चलता है, सबके लिए ही चलता है। अगर नहीं यकीन हो तो देख लीजिए पैराबोला वाला केस, इससे मैंने यहाँ पे कहीं फेंका, आपने बोला ये यू वेलोसिटी से फेंका, आप इसको तुरंत रिजॉल्व कर लीजिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आप ऐसे रिजॉल्व कीजिए। तो आप बोलोगे कि इसका रिजॉल्व करते हैं सर, तो इधर मैं कह सकता हूं u, अगर ऐसे थीटा के साथ फेंका गया था तो हो जाएगा u cos थीटा आई कैप और u sin थीटा जे। ये क्या हो गया? तो u इसका जो आएगा सर वो होगा u वेक्टर u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। इसी का किसी टाइम पे अब आप क्या बोलोगे कि सर देखो सर ये u cos थीटा तो सेम रहता है, सिर्फ चेंज क्या होता है u sin थीटा। तो किसी टाइम पे सर अब यहाँ पे आप g लगाओगे, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन सर यहाँ पे हमेशा की ओर ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है, इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल पे एक फोर्स हमेशा लग रहा है, वो क्या हो रहा है, mg। तो mg हमेशा फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते हैं सर, तो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है g।
तो जी अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जे कैप जी जे कैप, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। Yes, sir. और किसी टाइम पे मुझे देखना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगा दूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आएगा कि u ऐसे लिखेंगे, थीटा होगा यहाँ पे, थीटा होगा, इसके लिए u ऐसे लिखेंगे, u cos थीटा आई कैप, वही मतलब थीटा समझिए, cos थीटा है, और प्लस u साइन थीटा जे कैप, ये हो गया इसका u, प्लस a क्या आएगा, माइनस टाइम जी जे कैप टी। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे आपको निकालना है तो यहाँ पे टी बता दीजिए, वो आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये यहाँ पे भी चलेगा फॉर्मूला, समझ में आ गया, यही 3D में होगा तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो जाएंगे आई जे के। बस उसके लिए गारंटी क्या होना चाहिए कि एक फोर्स लगना चाहिए, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। एक फोर्स लगे, दो फोर्स लगे, कोई भी लगे, लेकिन कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए हर समय। जब कांस्टेंट फोर्स होगा तो एफ नेट भी एक कांस्टेंट फोर्स होगा, एक कांस्टेंट होगा। और वो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है। उसका मास हम ऐसे सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसका सिस्टम का मास कभी भी छूट नहीं रहा है। जैसे हम इसका सिर्फ एक ही जगह पढ़ते हैं, रॉकेट सिस्टम में, जहां पे सिस्टम का मास वेरी कर रहा है। बाकी हर जगह पे क्या गेंद का मास थोड़ी चेंज हो रहा है। तो फोर्स कांस्टेंट, ये मास कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो इस केस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का सारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो इतना, और यार पूरा डिलीट करा देगा, कितना हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अरे यार मैंने मिटा दिया कुछ चीज, चलो मैं फिर से लिखता हूँ। यू को क्या मैंने बोला था, इट इज वेलोसिटी जस्ट आफ्टर nth collision। ठीक है, यू एन को लिखा है मैंने, वी एन को क्या लिखा है, इट इज वेलोसिटी वी एन, अभी लिख रहा हूं, पूरा चीज लिख रहा हूं, जस्ट सॉरी, ये जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर nth collision, इट इज जस्ट आफ्टर nth collision। दिखेगा इसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए, यहां से अगर चला था तो यहां पे मानते हैं u इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहते हैं u0। तो इसका यहां पे जब पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं v इज इक्वल टू, यहां मान लेते u प्लस a और t, यही लिखेंगे। a कैसे निकाले सर, इसके ऊपर एफ नेट इज इक्वल टू ma लगाएंगे। एफ नेट क्या है सर, एफ नेट तो इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही फोर्स है, कौन सा, Q इंटू ई, है कि नहीं, दिस इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन कितना आ गया अब यहां से, दैट इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, आया कि नहीं, आया कि नहीं, ये बात समझ बताओ। Yes, sir. तो यहां से मैं लिख देता हूं v, अब जो कर रहा हूं v, यानी ये v अब लिख रहा हूं तो इसको बोलता हूं v1 इज इक्वल टू u0 लिख रहा हूं प्लस q टाइम्स ई एम टी। ए आ गया, ये यहाँ 0 क्यों लिखा, यहाँ 1 क्यों लिखा, इसको बता देता हूं। ये यहाँ पे 0th कोलिजन के बाद मानते हैं कि जैसे ही चलना चालू किया तो इसको u0 लिखा,
ठीक है, यहीं पे यही बात बोल रहा है कि यहाँ पे अगर रखते हैं इस बेसिस पे u जीरो के अर्थ से, यानी n का अर्थ है जीरो यहाँ पे, तो इसका अर्थ होगा इट इज वेलोसिटी जस्ट, अच्छा अच्छा सॉरी 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 सही सही लिखा हुआ था यार, ये सही लिखा हुआ था, ये इधर आफ्टर आएगा, ये अदर बिफोर आएगा। हाँ अब सही है, जस्ट आफ्टर nth कोलिजन, यानी जस्ट आफ्टर जीरोथ कोलिजन के बाद, जीरोथ कोलिजन के पास जो वेलोसिटी आ रही है उसको u जीरो बोल रहा हूं। v1 इसको क्यों लिखा, इट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर nth कोलिजन, यानी पहला कोलिजन हो रहा है उससे पहले जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 बोल रहा हूं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? जस्ट यहां से आप चले थे, एसिलेशन हो रहा है बीच रास्ते में, यहां तक पहुंचे, जो वेलोसिटी आएगा उसको बोल रहा हूं v1, यानी जस्ट अगर यहां v1 बोलना चाहूं तो n का वैल्यू 1, इट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द फर्स्ट कोलिजन। तो है तो यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन यहां होने वाला है, इससे जस्ट पहले, तो उसी टाइम तक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस लग सकता है, इसके बाद यहाँ कोलिजन होगा तब नहीं लग सकता उस टाइम पे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन रहा नहीं। अब देखिए यहां से, यहां बताइए यहां से जब टकरा के गया होगा, यहाँ पे मानते हैं टकराने के बाद कुछ आ गया होगा, इसको मानते हैं u1 बोल सकता हूं कि नहीं? क्यों सर? यहाँ u1 का फिर इंटरप्रिटेशन पढ़िए, n1 के बराबर है ना, इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, जस्ट आफ्टर nth कोलिजन, तो n यानी फर्स्ट, हाँ तो फर्स्ट कोलिजन के पास जो वेलोसिटी होगा उसको u1 बोल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे u1 प्लस और इसको t को देखिए, t को हम यहां लिख रहे हैं 0 to 1, यानी ये टाइम लगा, 0 से चले 1 तक पहुंचे, इसको बोल रहे हैं t01। सही लिख रहा हूं कि नहीं ये बताइए? टाइम यहां से यहां तक पहुंचने के लिए t01 लगा है, इसका नाम ये t01 पढ़िए। तो एसिलेशन हो रहा है रास्ते में, इनिशियल स्पीड इतने से स्टार्ट हुआ होगा, तो जब t01 टाइम के बाद देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी v1 आ रही है, ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, यहां से वेलोसिटी यहां से चली होगी, इसकी वेलोसिटी अभी u1 होगी फर्स्ट कोलिजन के बाद, तो अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यहां तक जाएगी तो ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी कि नहीं? तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये बोलेंगे v2 इज इक्वल टू इसका इनिशियल वेलोसिटी ये वाला, यानी u1 प्लस एसिलेशन टाइम t1 2, क्योंकि 1 से लेके 2 तक का जो टाइम लगा होगा वो हो गया t12। कहूंगा कि नहीं? अब देखिए यहां से 2 के बाद कोलाइड होगा, फिर यहां से एक वेलोसिटी चली, ये इलेक्ट्रॉन फिर से एक वेलोसिटी से चला, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? जस्ट आफ्टर एक सेकंड कोलिजन जो निकली है, जस्ट आफ्टर जो सेकंड कोलिजन निकली है वो होगी u2। तो क्या मैं बोलूं यहां से u2 इज इक्वल टू प्लस ये कहूंगा कि नहीं? देखिए सेकंड कोलिजन हुआ, सेकेंड कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आई उसको u2 कह रहा हूं, u2 का अर्थ क्या है? इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर सेकेंड कोलिजन, तो सेकेंड कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आई उसको u2 कहा, प्लस एसिलेशन टाइम t, तो टाइम इसको लगा है t2 से लेके 3 तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो लगा हुआ t23, और ये चीज बन गई होगी, ये दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आई होगी उस ith इलेक्ट्रॉन की वो ये है v3, हुई होगी कि नहीं? अब ऐसे केस में सबको ऐसे बनाते जाऊंगा, ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये थर्ड कोलिजन होगा, यहाँ पे थर्ड कोलिजन हो रहा होगा, तो थर्ड कोलिजन हो रहा होगा तो यहाँ पे लिखूंगा u3 प्लस ये, इसका अर्थ देखिए u3 मतलब इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द थर्ड कोलिजन, यानी थर्ड कोलिजन यहां जो हुआ है इसके बाद जो वेलोसिटी आई होगी उसको u3 कहा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a इंटू टी, यानी इसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लग रहा होगा डिवाइडेड बाय मास, तो उसका हमेशा ये एसिलेशन हो रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन का, टाइम्स टी, जितना टाइम लगा होगा यहां से 3 से 4 तक जाने के लिए
3 4 ये अगर करते हैं तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी v4, कहलाएगी कि नहीं? Yes, sir. अब मान लेते हैं इतना बार टकराते गया, सब में ऐसे आते गए, सब में ऐसे आते गए, सब में ऐसे आते गए, सब में एक बार यहाँ पे वेलोसिटी आ जाती थी, यहां से इनिशियल वेलोसिटी ऐसे चलती थी, फाइनली इतना बन जाती थी। तो ऐसे करके अगर मैं लिखूं इन जनरल टर्म्स में कि Vn यानी nth कोलिजन के बाद, ठीक है, सॉरी यहां पे देखते हैं Vn इज इक्वल टू u, यहां एक चीज देखते हैं, यहां पे देखिए 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, यहां n है तो n-1 होगा, प्लस QE टाइम्स m इंटू t n-1 से n तक, यानी वो टाइम जहां पे n-1 कोलिजन से स्टार्ट हुआ होगा और nth कोलिजन हुआ होगा वहां तक का टाइम। ठीक है, ये जेनरिक एक्सप्रेशन आ गया, यानी अगर कोई कोलिजन हुई होगी जो कि n-1 कोलिजन से स्टार्ट हुई होगी और nth, ये यहाँ पे दूसरी nth कोलिजन हुई होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन आया होगा, यहाँ पे n-1 कोलिजन हुआ होगा, n-1 कोलिजन मतलब जैसे n का वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो यहाँ इसका अर्थ क्या हो जाएगा, n-1 मतलब 9th कोलिजन हुआ होगा, इससे पहले और 8 कोलिजन हो चुके होंगे, तो 9th कोलिजन हुआ होगा, यहाँ पे n को हमने क्या लिया था 10, तो ये 10th कोलिजन। अब ये 9th और 10th के बीच में देखिए यहाँ जो पहली वेलोसिटी होगी वो u क्या कहलाएगी, u n-1 यानी u9 कहला रही है। तो u9 का अर्थ क्या है, इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 9th कोलिजन। हाँ, या 9th कोलिजन हुआ जस्ट आफ्टर, ये u9 बनी। अब क्योंकि एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस है तो यहां पे पहुंचेगी जब तक ले, इसके लिए कुछ टाइम लगा होगा, तो a इसका फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू u प्लस at वाला लगा रहे हैं फॉर्मूला। अब देखिए, अब सबको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो इधर इस साइड आ जाएगी सिग्मा vi, i इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू, यहां पे आएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 0 to n-1 ui प्लस q इंटू e बाई m सिग्मा, इसका भी सिग्मा जोड़ देते हैं। देखिए ये सारे में q e बाई m कॉमन है, तो इसको जब आप जोड़िएगा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा QE बाई m T01 प्लस QE बाई m T02, ऐसे करके जोड़िएगा तो QE बाई m क्या कॉमन आ जाएगा, तो इसको बाहर रख देंगे, सिग्मा किसके अंदर रहेगा, T n-1 से n तक का, ठीक है। और यहाँ पे i स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ पे i n नहीं होगा, i होगा, और यहां कहां से i स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कोई अगर आप मान लेते हैं, सिग्मा क्यों लगा, समझ में आ रहा है क्या? ये सबको जोड़ा है मैंने, ये सारा, ये इक्वेशन 1 आ रहा है, ये इक्वेशन 2 आ रहा है, सारे को जोड़ा है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 सबको जोड़ा है। तो जोड़ा है तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये वाला, Yes, sir. तो ये लिख रहा हूं, तो अब देखिए, अब दोनों साइड में 1/n से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड में। ये देखिए इस साइड में जब 1/n से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार इससे होगा, एक बार इधर जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना? तो एक बार इधर आ जाएगा 1/n और एक इसके साथ रह जाएगा, तो ये सिग्मा t, अब ये समझ लीजिए t यहाँ पे लिखा हुआ जो है वही है, i इज इक्वल टू n बाई डिवाइडेड बाई n। अब देखिए ये चीज हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ये जो आती है ये होती है एवरेज टाइम, और इसको ये कहते हैं कि जब एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन
जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यही होती है। और ये होता है जीरो। क्यों ये जीरो होता है? क्योंकि कहा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, स्टैटिस्टिकल लॉ है। कि स्टैटिस्टिकल लॉ कहते कहते क्या कहता है कि अगर यू आई मतलब क्या है, यू आईज मतलब क्या है, जितने भी है, अगर ये फील्ड नहीं होता तो ऐसे ही चलते हैं, कोई नहीं रोकता ऐसे ही। तो ये इनका हमेशा समेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सर देखो यू जीरो यहाँ पे ऐसा आया, अब यहाँ पे ऐसा आएगा। इनको अगर आप एक प्रकार से वेक्टर्स का एडिशन है ना सब, ये यू आई यानी वेक्टर का एडिशन है ना, तो आप देखिए सर एक बार इधर आ रहा है, फिर उसके बाद इधर आ रहा है, फिर इसके बाद सर देखो नीचे आ रहा है, फिर इसके बाद सर देखो यहाँ पे इधर आ रहा है, यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे देखो तो इधर आया, सारे ऐसे करते जाते हैं। रैंडमनेस के कारण ये पूरा वैल्यू जीरो होता है, और इसको हम वीडी कहते हैं। और दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स बाई एम इंटू टाउ। आप देखिए, मैं अब फिर से स्टोरी बताता हूँ हो क्या रहा है। मैंने बोला एक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, फील्ड प्रोड्यूस किया, तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री जो आपके पास चार्ज कैरियर है, वो क्या हुआ होगा, उसके कारण एक फोर्स फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा। जब फील्ड एग्जिस्ट करता है तो कोई भी फील्ड में अगर कोई भी चार्ज जाता है तो क्या होता है, Q इंटू ई, उसके ऊपर फोर्स एक एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, कर रहा होगा। तो सर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म फोर्स हमेशा उस पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो रही है। जब भी बैटरी क्या करता है, एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करता है कंडक्टर के अंदर। तो ये जब करता है सर, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उतने पूरे सैंपल में से, उसका मैंने रास्ते के ऊपर देखा, और ये एन जो है ना इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, यानी जितना आप बड़ा करते जाते हो ना, यानी इसका वैल्यू होता है ऐसे, एन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 23 कोलिजन्स। इतना बड़ा कोलिजन होता है। इतने कोलिजन्स को आप कंसीडर कर रहे हो, आपको मालूम नहीं चलता पलक झपकते हुए कितनी बार वो इलेक्ट्रॉन कितने से टकरा के आ चुका होगा। तो इतना बड़ा नंबर कोलिजन्स में अगर मैं देखूं सर, इतने नंबर ऑफ कोलिजन, यहाँ पे तो हम 8 में ही दम तोड़ने लगे थे, 8 कोलिजन हुआ था। तो उसमें इतने सारे कोलिजन होते हैं सर। तो एक कोलिजन को हम रीड आउट करते हैं कि यहाँ पे जब पॉइंट, जब मानते हैं कि इसके एक कोई कोलिजन को मानते हैं जीरोथ कोलिजन, तो यहाँ जीरोथ कोलिजन हुआ था, जस्ट उसके बाद जो एक वेलोसिटी आई होगी उसको बोलते हैं यू जीरो, क्योंकि एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस है सर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे सर। तो जब हम बोलेंगे कि सेकेंड मतलब जीरोथ कोलिजन के बाद जब फर्स्ट कोलिजन होने वाला होगा, उससे पहले, जस्ट उससे पहले एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी के फॉर्म में से रिलेट कर सकते हैं। फिर सर ये पहला कोलिजन हुआ होगा, फिर सेकंड कोलिजन के लिए मैंने लिखा, सेकंड कोलिजन कहां से, फर्स्ट कोलिजन के बाद जस्ट बाद आपको जो वेलोसिटी आई होगी, फर्स्ट कोलिजन के बाद जस्ट, इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, u1 इसको कह रहे हैं। उसके बाद जो वेलोसिटी आई होगी, अब जब तक ले 2 तक पहुंचा होगा, सेकंड कोलिजन के लिए पहुंचा होगा, तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो एक प्रकार से फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी। ये दूसरे कोलिजन के लिए होगा। फिर ये थर्ड कोलिजन के लिए हुआ होगा, फोर्थ कोलिजन, सारे के लिए करते जाऊंगा और जितने भी कोलिजन हुए होंगे सबको लिखूंगा। तो nth कोलिजन हुए होंगे टोटल सर। अब इन सबको मैं सम कर देता हूं, जितने भी हैं कोलिजन्स, nth कोलिजन, देखिए nth कोलिजन का ये मैंने जनरल टर्म लिख दिया था। तो सबसे मानते लास्ट में nth कोलिजन हुआ होगा, तो उसके हिसाब से सर, तो उसका वेलोसिटी जब जस्ट क्या होगा, जस्ट उस nth कोलिजन हुआ होगा, उससे जस्ट पहले एक वेलोसिटी आई होगी, उसी को vn बोल रहे हैं। इट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द nth कोलिजन। सो nth कोलिजन अभी होने वाला है, तो यहां से जस्ट अभी जो वेलोसिटी आई होगी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन टकराने वाला होगा, उसको vn बोल रहे हैं। और ये क्यों आई होगी सर, क्योंकि ये देखिए यहां से n-1 जब कोलिजन हो रहा होगा, जब यहाँ पे n-1 कोलिजन हुआ होगा, तो n-1 कोलिजन के बाद जस्ट जो वेलोसिटी आई होगी, इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द nth कोलिजन।
तो यहाँ पे सर देख लीजिए, यहाँ पे जब हुआ होगा तो n माइनस, क्योंकि nth कोलिजन से पहले जब ये वेलोसिटी है, और n-1 जो कोलिजन हुई होगी उसके जस्ट आफ्टर आई होगी, वो उसको un-1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, उसके लिए ये सेम रिलेशन हो गया nth कोलिजन के लिए। और इन सभी को जोड़ दिया, इससे क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑन एवरेज हर कोलिजन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, यही कह सकते हैं ना। एवरेज लेने का अर्थ यही होता है ना कि सबको जोड़ दिया और उसको डिवाइड कर दिया 1/n से। तो हम बोल सकते हैं कि सर हम एक टिपिकल केस में जिस क्यों बोल रहे हैं कि इट इज द सब टाउ, जब ऐसे डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, अभी देखिए अरे थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा सा टाइम दे देना। देखो यहाँ जो टाउ आपके पास दिखा रहे हैं, इट इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ देखिए T1 + T2 + T3 सबके जितने बार n कोलिजन हुए होंगे सारे का समय जोड़ दिया और उसको n से डिवाइड कर दिया, यानी एवरेज है, एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। हो सकता है किसी में टाउ1 जो ये जो टाउ वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा लगा हो सकता है इससे किसी में कम लगा हो, तो इसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं कि एक एवरेज कोलिजन जब हुआ होगा, एक कोई कोलिजन हुआ होगा उसमें जो एवरेज टाइम लगी होगी वो टाउ होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी सबकी लगभग लगभग 0 है। मतलब एक कोलिजन, टिपिकल कोलिजन्स को पढ़ रहे हैं तो सब में u 0 आ रहा है उसका, और v जो आ रहा है लास्ट में वो ये आ रहा है vd के बराबर। और ये जैसे निकाला तो अब देखिए ये 0 आ जाती है और vd हमारे पास जो आ रही है वो ये बन गई। ये बात समझ में आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्टोरी समझ में आई। Yes, sir. sir, तो ये देखिए ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ोगे, यही चीज होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो एक कोई टिपिकल कोलिजन मानते हैं, उसमें क्या हो रहा होगा, ऑन एवरेज सब में जो हो रहा हो उसको सबको जोड़ दो और उसको फिर n से डिवाइड कर दो, तो एक एवरेज कोलिजन में क्या हो रहा होगा उसके बारे में मुझे मालूम चलेगा। हाँ, हम हर स्पेसिफिक कोलिजन के बारे में नहीं बता सकते उससे, हाँ एवरेज के बारे में बता सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट कोलिजन में जो टाइम लगा हो वो टाउ हुई होगा, हो सकता है टाउ प्लस समथिंग लगा हो, इसमें हो सकता है टाउ माइनस समथिंग लगा हो, इसमें हो सकता है टाउ प्लस 2 टाइम्स लगा हो, लेकिन ऑन एवरेज सबको जोड़ेंगे तो टाउ ही निकल के आएगा। वैसे ही ऑन एवरेज सब में देखेंगे तो u की जो स्पीड आ रही होगी, जो इनिशियल स्पीड हो वो 0 की तरह है, और फाइनल स्पीड जो आ रही है वो vd की तरह आ रही है, ऐसा हो रहा है। और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0, नो एक्सीलरेशन, यानी v = u के बराबर। तो बात तो समझ में आता है सर, u क्या है, अगर सब में समेशन अगर एवरेज ले लेते हैं तो एवरेज वैल्यू u की 0 आ रही है, तो यानी फाइनल भी 0 रहती है। यानी सर वही बात तो है, फील्ड आपने लगाया नहीं, कंडक्टर के अराउंड, तो कोई नेट करंट पास नहीं होगा। तो ये आती है। अब एक और चीज आती है सर, ये वाला चीज मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज मिटा देते हैं, यहाँ पे आएगा वो चीज, एक चीज ये आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, इस चीज को क्या बोला, द एवरेज स्पीड अटेन्ड बाय द चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एवरेज स्पीड। और अब यहाँ पे जो आ रही है वो साइन माइनस के साथ आ रही है, सर ये कैसे, हमने माइनस कहाँ से छोड़, तो आपने Q के टर्म्स में लिखा। अब ये Q जो है इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, वो -E होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। अब देखिए मैंने आपको इतना समझाया, इतना प्रूफ किया, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। कोई फायदा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं सर, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के, सर बहुत सारे बुक में होगा ना, कह देगा कि 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अरे 10 इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं चल रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं हम। एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसमें
किसी nth ith इलेक्ट्रॉन पे जाके बात कर रहे हैं, उसी एक इलेक्ट्रॉन का 10 पूरा कोलिजन लेते हैं, जितना कोलिजन हुआ होगा सारे कोलिजन को मानते हैं। जब से फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया गया, यानी बैटरी जैसे ही कनेक्ट कर दिया गया होगा फील्ड प्रोड्यूस स्टार्ट हो गया होगा। उसके बाद हमने उस ith इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसको देखा कि वो थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो इसका मैंने फिर बोला, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन से पहले इसके पास जो V है वो U के साथ नहीं आ रही है, यानी जो पहले थी, अगर मान लेते फील्ड नहीं होती तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते जाता, फिर यहाँ पे जब टकराव होता तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होता, तो उसका डायरेक्शन कुछ चेंज होकर ऐसा जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ अब वेलोसिटी आ गई है जो कि U के बराबर तो नहीं है। वो क्या है? V। वो V है U प्लस AT, और A क्या है? QE/m। ये कैसे लाते हैं? F net इज इक्वल टू MA से रिलेट करके, और T जो टाइम है एक एवरेज मान लेते हैं किसी एक कोलिजन के लिए टाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखो ये बेटा मैं बता रहा हूँ, अभी इस चीजों से प्रूफ से ना हमें क्या है ना कि अच्छी बात है, ये समझ में आता है, लेकिन नंबर अब नहीं आए। क्योंकि अगर मैं इसको सीधे आपको बोल देता कि आप ऐसे याद कर लीजिए तो आपको बहुत हेल्प होता। तो इस चीज की हम आज मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। इस चीज को हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। अब इतने डिटेल वे में बात नहीं करेंगे कि अंदर फिजिक्स में मेटल के अंदर चल क्या रहा हो, क्या हो क्या रहा हो। अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नंबर, और नंबर कब आएंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब जो हम सेशंस करने जाएंगे उसमें क्या करेंगे बेटा? हर को क्वेश्चंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ना कि थ्योरेटिकल वे अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये सब आपको एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड स्कूल में आएंगे का। तो इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब बोर्ड्स के एग्जाम होंगे मैं बैठूंगा, सब लोग बैठेंगे हमारी टीम से, जो डेरिवेशंस करवाना है, जो प्रूफ करना है उसको हम समझा देंगे। लेकिन आप नीट के लिए अब वैसा टेम्परामेंट बनाइए बेटा, क्योंकि हमें अब अपने आप पे ये समझना है कि मुझे कॉलेज उठाना है नीट का कोई अच्छा सा, या एटलीस्ट अच्छा सा नहीं तो लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तो सिक्योर कर लूं। तो इसके लिए अब हमें स्ट्रैटेजी ऐसी करनी है कि जो मैंने पहले बोला, अब ग्रेविटेशन या कहीं पे भी पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे अब कि उसको जाते हैं पूरा देखते हैं डेरिवेशन, नहीं। अभी वैसे करोगे नहीं आ पाएंगे नंबर। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या करना है? ग्रेविटेशन किसी का रिवीजन करना है, क्वेश्चन उठाएंगे उसके। आपको अभी आपके साथ शेयर हो गया होगा, आपके साथ शेयर हो गया है सारे के क्वेश्चन बैंक का एक हम लोग ने बनाया है, उसको शेयर हुआ है आपके सबके साथ? आप लोग के साथ शेयर हुआ है बेटा क्वेश्चन बैंक? सर पहले हुआ था। पहले हुआ था ना, अभी एक और क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर होगा। तो अब से हम स्ट्रैटेजी चेंज कर, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगा, अब सीधे सीधे फॉर्मूलाज बताया जाएगा। ठीक है, यस सर। इसके आगे मोबिलिटी के ऊपर मैं करूंगा। अब ये देखो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना डेप्थ में आपको नहीं समझने की जरूरत है कि आप क्या हो रहा होगा nth इलेक्ट्रॉन के साथ, कैसे वो चीजें चल रही होगी, आखिर nth इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है, बगल वाला एटम क्या देख रहा होगा? सर आप तो बोल रहे हैं कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो बगल वाला एटम के ऊपर भी तो फोर्स लगा सकता है इस चार्ज पार्टिकल पे, काहे वही बैटरी के कारण जो एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसी के कारण फोर्स लग रहा है। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत डेप्थ नॉलेज में जाके पढ़ने वाला होता है, लेकिन वो अभी काम नहीं करेगा। आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि हम लोग सीधे इस पे क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करवाएं? इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं वहां पे कुछ बताऊंगा नहीं, ये नहीं होगा। सब कुछ एक्सप्लेन्ड होगा, सारा कुछ एक्सप्लेन्ड होगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस ही करवाएंगे क्वेश्चंस के हेल्प से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अगर आज हम करवाते तो एक क्वेश्चन लेके आता है, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन लेके आता और उसको करके आपको बताता, और फिर आप समझते कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या। समझ में आया? यस सर। तो वो वाला करे तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? नो सर।
आपको अपने नंबर भरवाने हैं, सबको कुछ गवाना है। जितना क्वेश्चन, अगर सोचो क्लासरूम में भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, टेस्ट में भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, असाइनमेंट में भी तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे अपना इतना सिक्योर करते जाओगे अपना एक रैंक नीट में। ठीक है, तो अभी के लिए कम से कम आप कह लो कि 5 महीने के लिए मुझे अब इसी टर्म से पढ़ाई करनी है। अगर आपको इसके बाद भी फिजिक्स पढ़ना है कि फिजिक्स में हो क्या रहा है सर वो एक्सप्लेन कीजिए, उसके लिए भी हम बैठे हैं, क्लास देंगे, बैठ के उसको भी पढ़ा देंगे। अगर जिसको होती है कि सर म्यूजिक क्यूरियोसिटी है चीजों को पढ़ने की, तो उस समय भी काम होगा। लेकिन अभी के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एग्जामिनेशन निकाल लीजिए, उसके बाद आप फिजिक्स वाले सर से, केमिस्ट्री वाले सर से, बायो वाली मैम से, सर मुझे बायो का एग्जामिनेशन नहीं करा करना है, मुझे बायो समझने की कोशिश करना है। तो मैम भी बैठ के बताएंगी, मैं भी बैठ के बताऊंगा, सर भी बैठ के बताएंगे। समझ में आ गया बेटा? ये घबराइएगा मत कि हम कहीं पे हाथ छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, आपके साथ ही खड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी डिमांड है, स्ट्रैटेजी ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आप सीट रैंक एक सिक्योर कर सके। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये क्लास एंड करते हैं, बाद में हम लोग कंटिन्यू रखें। ठीक है, यस सर। ठीक है Yes, sir. बेटा, चलो बाय बेटा। बाय थैंक यू सर, सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।